इस सवाल में अपने से बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास दिया है हमारे पास, एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है हमारे पास m, allowed to fall with the help of string with downward acceleration through a distance of x। अच्छा, मतलब ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट, ये नीचे की तरफ आ रहा है कितने एक्सेलरेशन से, g/6 से। ठीक है, तो अगर आप इस पे चीटा बनकर बैठ जाएं तो कितना दिखेगा आपको, जी इफेक्टिव कितना दिखेगा, जी इफेक्टिव आपको दिखेगा g-g/6 दिखेगा। यानी कितना दिखेगा, कितना दिखेगा, 5g/6 दिखेगा, 5g/6 दिखेगा। ठीक है, देन वर्क डन बाय स्ट्रिंग पूछा है अपने से। अब टेंशन जितना होगा कितना होगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी m इंटू जी इफेक्टिव के बराबर। यानी कि हम लोग वर्क डन किसके बराबर लिखेंगे, टेंशन इंटू एक्स के बराबर लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे विथ माइनस साइन क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस टेंशन इंटू एक्स। यानी माइनस टेंशन की वैल्यू कितनी है, m इंटू 5g/6 इंटू एक्स। ये हो गया हमारे लिए क्या, वर्क डन हो गया। यही अपना आंसर। ठीक है, जल्दी में ये सवाल बता रहा हूँ, है ना, काफी आसान सा है। क्या बोल रहा है, पार्टिकल का पोजीशन r1 वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, r1 वेक्टर दिया है, दूसरा पोजीशन दिया r2 वेक्टर। तो आप डेल्टा r वेक्टर निकाल सकते हैं, वो हमारे से निकल जाएगा कितना, r2 माइनस r1 वेक्टर निकल जाएगा। और फोर्स वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट आर। जब आप इन दोनों को करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपना आंसर पहला आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लीजिए। देखिए, इस सवाल में बोला है कि आपको वर्क डन निकालना है ए से बी के बीच में, वर्क डन निकालना है ए से बी के बीच में, मतलब यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एफ। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये आर है तो फोर्स के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया। कितना होगा ये, आर इंटू साइन 60 डिग्री, ये एफ के अलाउ। ठीक है, तो अगर ये अपने को पता चल चुका है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स इंटू आर इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। खत्म, यही हो गया आंसर। देखो बेटा, इस सवाल में बोल रहा है कि वर्क डन इन स्लाइडिंग अ ब्लॉक 5 kg का अप इंक्लाइंड प्लेन। तो कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हाइट दिया हुआ 4 मीटर के बराबर, और यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसको अप की तरफ आप क्या करते हैं, पुश करके ले जाते हैं, ऊपर की तरफ आप पुश करके ले जाते हैं। तो क्या होगा, अपने को पता है वर्डन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh देखो कितना होगा, mgh होगा हमारे पास 5 इंटू 10 यानी 200 जूल के बराबर, 200 जूल। बट ये कितना काम कर रहा, 250 जूल। मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक ले जाने में जो एनर्जी आया, पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है, वो 200 जूल का हुआ है। बट इसने काम किया है 250 जूल। तो फ्रिक्शन कहाँ गया, बाकी का 50 कहाँ गया, फ्रिक्शन के लेके गया है। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में कितना, 50 जूल गया है। ये हो जाएगा। इस सवाल में क्या बोल रहा है अपने पास, यहाँ पर कि एक इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है, 5k कैप। और अपने को पता है वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट बी होता है। यानी डॉट करेंगे तो बाकी कुछ तो है नहीं, के डॉट के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 25 जूल अपना आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, इस सवाल में क्या बोल रहा है, फोर्स का वेरिएशन विथ एक्स दिया हुआ है ना। अगर पार्टिकल जो है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो कौन से पॉइंट पे इसका वेलोसिटी वापस 0 हो जाना चाहिए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी 0, ऐसा कंडीशन है हमारे पास। फोर्स और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है v/dv/dx। इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स और एक्स को रिलेट करने वाला जो रिलेशन, फोर्स किससे रिलेट होता है, वो रिलेट होगा मास, मास इनटू वेलोसिटी, या मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। अब कई बार मास इनटू एक्सेलरेशन जो हम लोग करना है, तो एक्सेलरेशन कई बार क्या हो जाता है हमारे पास, डी एक्सेलरेशन को 3 फॉर्म से हम लोग बताते हैं। एक तो था dv/dt, एक्सेलरेशन का 3 फॉर्म में, एक तो था dv/dt, दूसरा फॉर्म क्या था,
दूसरा क्या फॉर्म क्या था, वी डी वी बाई डी एक्स, और तीसरा फॉर्म था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये तीन फॉर्म थे। अब इनमें से x को रिलेट करने वाला कौन सा था, एक ही है, यानी कि बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग लिखें f dx का इंटीग्रेशन, ये कितना है v dv, m को कांस्टेंट ले लेते हैं, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर जीरो तक। मतलब इसका f dx का एरिया किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर। तो एरिया, पॉजिटिव एरिया देख लो कितना है, पॉजिटिव एरिया कितना है, आप देखोगे ये वाला पोर्शन का पॉजिटिव एरिया एग्जैक्टली सिमिलर है इस वाले पोर्शन का पॉजिटिव एरिया का। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे, उसके बाद देखोगे आप कि आपके पास अगला पोर्शन ये बाकी रह रहा है। तो अगला पोर्शन आपके पास यहाँ पर ये बाकी है, नेक्स्ट पोर्शन ये बाकी है, और यहाँ पर भी ये बाकी है। यानी कि टोटल इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया को अगर आप देख लें तो x इज इक्वल टू 6 पे क्या होगा, टोटल एरिया बिटवीन द कर्व जीरो हो जाएगा। और जैसे ही कर्व पे x इज इक्वल टू 6 पे टोटल एरिया अंडर द कर्व जीरो हो गया, मतलब हमारे लिए वही पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी वापस से जीरो हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। सिर्फ स्टेप बता दो। देखो इस सवाल में हमारे पास क्या बोल रहा है, एक बुलेट है जिसका मास दिया हुआ है हमारे पास, वेलोसिटी भी दिया है, एक वुडन ब्लॉक से टकराता है, और उससे टकराने के बाद जो वेलोसिटी निकल रहा है, उससे टकराने के बाद जो वेलोसिटी निकल रहा है वो कुछ दिया हुआ है 200 आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300 वेलोसिटी है, ये बुलेट आकर इधर टकराया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, यहाँ पे फाइनल है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, वर्क डन बाई दिस प्लान के बराबर। तो दिस इज वर्क डन बाई प्लान। तो दोनों का आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, जो कि आ जाएगा m/2 v 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। इसको और कर सकते हैं आप, m/2 300 प्लस 200 यानी 500 इंटू 100 इज इक्वल टू वर्क डन। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, मास की वैल्यू रख लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या था बेटा, पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर, तो पी स्क्वायर अपॉन एम के प्रोपोर्शनल था। अब बोल रहा काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम के बराबर है, यानी क्या लिख सकते हैं ना हम लोग, P1/P2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1/m। ये हो गया आंसर। ठीक, देख बेटा, ये सवाल बोल रहा है क्या, एक गार्डनर है जो अ, घास काटने वाली मशीन को, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन रोलर, उसको चला रहा है, उस पे वो फोर्स लगा रहा है कितना, 150 न्यूटन, कितने डिस्टेंस तक, 5 मीटर तक। उसके बाद उसका फोर्स को रिड्यूस हो गया है 75 न्यूटन से अगले 5 मीटर के लिए, टोटल डिस्टेंस है 10 मीटर तक, है ना। अब उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया गया है। ठीक है, उस पर फ्रिक्शन भी लग रहा है जिसका वैल्यू दिया हुआ है -75। तो अब आपसे नेट वर्क डन वगैरह पूछेगा। तो देखो बेटा, पॉजिटिव वर्क क्या है, ये पूरा है पॉजिटिव वर्क, ये पूरा है पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा, तो ये है पूरा नेगेटिव वर्क, ये है पूरा नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो -75 इंटू 10 मीटर यानी 750 न्यूटन के बराबर है। पॉजिटिव वर्क को अगर मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं बेटा, पॉजिटिव वर्क को, तो इस पूरे के लिए अगर देखा जाए, इस पूरे के लिए देखा जाए तो कितना होगा बेटा, ये होगा 150 इंटू 5। इसके लिए देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इंटू 5। और इसके लिए देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये होगा हाफ इंटू 75 इंटू 5। तो हम लोगों को टोटल पॉजिटिव वर्क कौन कौन से हैं, यही है, टोटल नेगेटिव वर्क ये है। अब नेट वर्क निकालो तो पूरे को ऐड कर दो, ठीक है, यही हो जाएगा अपना आंसर। ऑल राइट, तुरंत बता रहा हूँ, दो वेक्टर्स है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी की वैल्यू शून्य के बराबर हो। तो आप चेक कर लो कि इसमें से इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आता है। जब आप चेक करेंगे तो आपको फोर्थ आ जाएगा, इन दोनों को डॉट करो तो आपको जीरो दिख जाएगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। ऑलराइट, देखो क्या बोल रहा है हमारे पास सवाल से, सवाल में बोल रहा है कि एक बुलेट है जो कि किसी प्लैंक से जब पास करता है, एक बुलेट है जो कि किसी प्लैंक से जब पास करता है, कोई भी प्लैंक है हमारे पास,
तो यहाँ की अगर इसकी रफ्तार v है, तो जब ये पास करके निकलता है तो इसकी रफ्तार v/20 से लूज हो रही है। यानी क्या हो जाएगा, v माइनस v/20 हो जाएगा। यानी कि जब ये रफ्तार बाहर आ रही है तो ये हो जाएगा 19v/20 के बराबर। ठीक है, ये एक प्लैंक के कारण है। तो अगर मैं वर्क डन बाई वन प्लैंक पूछूं बेटा कि वर्क डन बाई वन प्लैंक कितना है, तो आप क्या लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगर मुझे पॉजिटिव में लेना है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम 19/20 का होल स्क्वायर। यानी इससे वर्क डन बाई वन अगर हम लोग लिखें तो हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, वन माइनस 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 19 का स्क्वायर, जल्दी से करके बताएं कितना हो जाएगा 19 का। जब आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 361 डिवाइडेड बाई 400। जब इसको भी आप सिंप्लीफाई करें तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये 39/400 के बराबर आ जाएगा। ये हो गया हमारा वर्क डन बाई वन प्लैंक। तो ऐसे कितने प्लैंक लगा दिए जाएं, ऐसे कितने प्लैंक लगा दी जाएं, कितने प्लैंक को लगाया जाए सो दैट जो बुलेट यहां से निकल रहा हो फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो। यानी कि अगर बुलेट के लिए निकालनी है अपने को, तो नेट काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं n टाइम्स या m टाइम्स W1। एक के लिए है W1, m ब्लॉक लगा दिया, m टाइम्स W1 इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। तो यहां पर कितना आ गया, m हाफ एम वी स्क्वायर, m यहाँ पर या कैपिटल M जो भी लेना है, नंबर ऑफ ब्लॉक है, इज इक्वल टू इज इनटू यहाँ पर ये भी है ना अपने पास 39 ना, तो उसको लिख दो इनटू 39/400 हाफ एम वी स्क्वायर। यानी यहां से नंबर ऑफ ब्लॉक अगर मैं निकालूं कितना आएगा, 400/39। मतलब ये क्या है, 10 से थोड़ा सा ज्यादा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा। यानी अगर आप अब क्या लगा सकते हैं, 10 तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि तब उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं निकलेगा, तो आपको 10 से एक ज्यादा लगाना होगा, मतलब लगभग एक 11 लगाने होंगे ब्लॉक, जिसके कारण इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले एक ब्लॉक के लिए देखा, उसको n से या m से मल्टीप्लाई कर दिया, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो अपने को पता है क्या बोला कि रुक जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखा, फिर दोनों को हम लोग बराबर करके निकाल लिए नंबर ऑफ ब्लॉक की वैल्यू। देता हूँ, देखो इस सवाल का हिंट क्या है, बोल रहा है बुलेट है जिसका मास दिया हुआ है हमारे पास 20 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी है, टारगेट को वो टकरा रहा है कितना, 50 से। मतलब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, तो वर्क डन बाई एयर ड्राइव कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, हाफ इंटू एम इंटू वी, कितना था 100 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी कितना है, 50 का स्क्वायर। दोनों को डिफरेंस ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला, ये ये सवाल में अपने से बोल रहा है क्या, इसका आंसर है जीरो। ये सवाल में अपने से क्या बोल रहा है, उस बात को समझो कि सबसे पहले यहाँ पे टी का इक्वेशन दिया है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करें, आप बोले थाम्बा और एक्स को लिखे t-2, एक्स को हटा देते हैं, मतलब अंडर रूट को हटा देते हैं। अंडर रूट को अगर मैं हटा दूं तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट को अगर मैं हटाऊं तो मैं ये लिखूंगा। ऐसा क्यों करा सर आपने, क्योंकि वर्क पताना है, वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट 4 सेकंड में, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी किससे आता है, एक्स से आता है, तो हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t-1, t-2। अब वेलोसिटी या t इज इक्वल टू जीरो कितना है, कितना है, जब आप t इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो वेलोसिटी की वैल्यू है -4, वेलोसिटी या t इज इक्वल टू 4 कितना है,
कितना है, पुट करके देखो जरा, 4 माइनस 2, 2 × 2 4 हो गया। यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आया, हाफ एम वी स्क्वायर। सब कुछ तो सेम है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आया, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी दोनों के लिए सेम वैल्यूज है, यानी वर्क डन कितना आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई, 0 के बराबर। ये हो गया। देख बेटा, यहाँ पर अपने पास क्या पूछा, वर्क डन पूछा। वर्क डन इज इक्वल टू अगेन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए वी इनिशियल निकाल लीजिए। वी इनिशियल निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करके। वी फाइनल निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू में क्या निकालने, पुट करना है, 4 पुट करके। तो एक्स की वैल्यू जब 0 पुट किया, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2a आ जाएगा। अब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाली, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालिए, बस अपना आंसर आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले पे आए। देखो, जिनका नहीं आया था, वर्क डन बस हमसे पूछा है, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं क्या, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू है। और आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें तो अपनी वैल्यूज आनी चाहिए अपने को, 3x² 3x का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10x। लिमिट रख देना है अपने को, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे है। देखो, इस सवाल में क्या बोला, एक स्टोन है जिसका वेट W है, इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है ना, स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो क्या होगा, ग्राउंड से किसी स्पीड v से, तो देखो क्या होता है, अपने को पता है ये ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट तक वर्क क्या, एयर ड्रैग को भी कंसिडर करने बोला है। तो एयर ड्रैग क्या करता है बेटा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ इसका mg लग रहा है, तो एयर ड्रैग भी नीचे की तरफ ही लग रहा। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, नेट वर्क डन mg प्लस एयर ड्रैग का एफ फोर्स इनटू एच, ये वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पर वेट के टर्म्स में सारी बातें की गई हैं, एच तो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो एच हम लोग निकालते हैं, इसको लिख देते हैं कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से mg को भी आप कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही आपने mg को कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एफ डिवाइडेड बाई mg, जिसको आप w लिख सकते हैं। m m कैंसिल आउट हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, 1 प्लस एफ बाई एच, एफ बाई डब्ल्यू। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहा है, एक चेन है जो कि फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है, इसका मैं आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूँ कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ चेन है ना, जिसका मास और लेंथ कुछ दिया होगा। चलो, तो इसका मास कुछ दिया है, लेंथ कुछ दिया है, इसका मास m है, इसका लेंथ l है। कुछ पोर्शन इसका हैंग हो रहा है, तो मान लो इसका 1nth पोर्शन हैंग हो रहा है, तो इस पोर्शन का लेंथ कितना है, l बाई एन। इसका मास कितना हो जाएगा, m बाई एन। कैसे मास m बाई एन हो जाएगा, हैंगिंग पोर्शन का टोटल का मास कितना हो जाएगा बेटा, m बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ, इनटू ये पोर्शन कितना है, l बाई एन। तो यहाँ से आ जाएगा m बाई एन, पोर्शन का मास हैंग हो रहा है। अच्छा, अब बोल रहा है इसको ऊपर उठा के रखने में कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, इस पूरे का जो फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा होगा, इस पूरे का अगर आप वेट देखें तो वो यहाँ पर कंसिडर होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास पे। कितने हाइट पे होगा ये, कितने हाइट पे होगा, ये होगा L अपॉन 2n पे होगा, ये L अपॉन 2n पे होगा। ठीक है, ये L अपॉन 2n पे होगा, तो वर्क आपको कितना करना पड़ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट मास है जिसकी वैल्यू है m बाई एन। हाइट जो उठाना है आपको, कितना उठाना है, वो उठाना है L बाई 2n के बराबर उठाना है। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ेगा m इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाई 2n²। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा वर्क डन, अगर आप इसको उठाकर ऊपर रख रहे हैं तो। और यही है हमारे लिए आंसर। देखो, इस सवाल में, ये सवाल जो अपने से दिया है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी बोली है, तो बोली गई है 1/5 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग। यानी कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, वो है 5। मतलब l डैश कितना था, बोला है l बाई 5 हैंग हो रहा था।
एल की वैल्यू क्या है, आ मीटर बोला है, 1 मीटर लेंथ, ठीक है, नहीं एम जी एल लेंथ दिया है, ठीक है, एल लेंथ दिया है। तो एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो 5 है। बस इसमें हम लोगों को लिख देना है एम जी इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, वो आया हमारे पास एम जी एल डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2 50, ऑप्शन नंबर 2 आया। ठीक है, आप इस तरीके से एक जनरलाइज फॉर्मूला इसे रख सकते हैं जो आपको फ्यूचर में काम आ जाएगा, जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। देख बेटा, इस सवाल में बोल रहा है यहाँ से कोई ब्लॉक चल के आ रहा है, कोई डिस्टेंस चल रहा है एक्स, यहाँ से ये चलकर आ रहा है और टकरा रहा है इससे, कंप्रेस हो रहा है स्प्रिंग, कितना 1 मीटर से हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी हमारा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्रिंग की एनर्जी में, यानी वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वी है हमारे पास, उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू जी इंटू साइन थीटा, जी साइन थीटा इंटू डिस्टेंस, इंटू डिस्टेंस डी, या फिर यहाँ पे लिखा है एक्स। तो आप वी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे पुट कर दो, सब कुछ सिंप्लीफाई करो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर के बराबर आ जाएगी। ट्राई करिए, बन जाएगा, ठीक है, बस वैल्यूज पुट करना है। देख बेटा, यहां से यहां तक ये आ रहा, तो ये जो हाइट है ये है एच के बराबर, और एच की वैल्यू कितनी है ये अपने को पता होनी चाहिए, एल वन माइनस कॉस थीटा के बराबर है। कैसे, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस किसके बराबर है, एल के बराबर है, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, एल कॉस थीटा के बराबर है, इसीलिए अब आप क्या लिख सकते हैं, एम जी एच इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो पूछा हो आपसे, वी की वैल्यू पूछा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 GH, यानी 2 GH की जगह एल वन माइनस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार वन माइनस कॉस थीटा को ये भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखना, वन माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा, पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया है हमारे पास, 200 ग्राम है, सर्कुलर लूप में जा रहा है, जिसका रेडियस दिया हुआ है, लूपिंग ऑफ लूप हो रहा, मतलब टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना लेना, 0, मतलब अपने पास ये तीन में से ही कोई ऑप्शन होने वाला है। एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन इन द हाईएस्ट पॉइंट, तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट तो अपने पास बोल ही दिया, सर्कुलर पाथ, तो उसका स्पीड किसके बराबर होता था, v3 किसके बराबर होता था, लूपिंग ऑफ लूप के लिए जी आर के बराबर होता था। जी की वैल्यू कितनी होती है 10, आर की वैल्यू कितनी है 2, यानी कितना है अंडर रूट 20, यानी किसके बराबर होगा, 4 से थोड़ा सा ज्यादा, 4.5 आसपास, यानी ऑप्शन नंबर 2 आराम से हम लोग बोल सकते हैं। देख बेटा, हमारे पास सवाल में क्या बोल रहा है, द पार्टिकल ऑफ मास इतना ग्राम, पार्टिकल ऑफ मास इतना ग्राम इज वर्ल्ड इनटू वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस की बात जो बोली गई है हमारे पास, रेडियस दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर के, ठीक है, यूजिंग massless string, the speed of particle when the string makes an angle of 60 degree with the vertical line is v। अच्छा, when string makes an angle of 60 degree with the vertical line is v। बहुत बढ़िया, चलो बेटा इस बात को हम लोग समझते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं, याद करो कल हम लोग इसका डेरिवेशन जब कर रहे थे तो हम लोग देखे थे कि अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसकी कुछ रफ्तार दी गई है, अगर v v यहाँ पर, यहाँ पर, तो इधर लग रहा था हमारे पास mg, है ना, यहाँ पे लगा था क्या एम वी स्क्वायर अपॉन आर, प्लस यहाँ पे लगा था क्या एम जी कॉस थीटा, यही तो टेंशन के बराबर था। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एम वी स्क्वायर, है ना, अपॉन आर प्लस एम जी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। बस अब टेंशन की वैल्यू यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते, सारे वैल्यूज को आप पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। 200 ग्राम है तो मैं 0.2 लिख देता हूँ, वेलोसिटी है 1.5 इंटू 1.5, रेडियस है हमारे पास 0.8, एम जी कॉस थीटा, एम जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कॉस 60 डिग्री
की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कट गया, कितना आया इसकी वैल्यू, इधर तो आया 1। अब ये पॉइंट से पॉइंट चला गया, इधर से चला गया 4, तो ये आ गया 2.25 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको भी आप कर ले तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.56, यानी ये आ जाएगा 1.56 के बराबर। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 के बराबर। ठीक है, देखो आपके पास टेंशन का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप एक स्टेप में इस सवाल को बना सकते हैं। टेंशन एट एनी पॉइंट हमारे लिए, या हाईएस्ट पॉइंट के लिए अगर मैं टेंशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, mv1 स्क्वायर अपॉन r माइनस 5 mg के बराबर लिख सकते थे। अब यहाँ पर टेंशन की वैल्यू दे दी गई है 14 न्यूटन। यहाँ से सिंप्लीफाई करें, वी आर की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, ट्राई कर लीजिए, जिसको पुट कर लो। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू, मास की वैल्यू कितनी है, टेंशन भी दे दिया है, तो ये है 14 अपने पास, है ना। ये है m की वैल्यू 1 kg के बराबर, v1 स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू भी 1 है, ये आ गया कितना 5 mg, मतलब 50 आ गया। बस v स्क्वायर की वैल्यू 64 के बराबर, यानी v की वैल्यू 8। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा आपका। देखो बेटा, ये सवाल क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो ग्राउंड पे गिर रहा है h हाइट से, वो ग्राउंड पे गिर रहा है h हाइट से। तो अगर ये h हाइट से आकर नीचे गिर रहा है, ये h हाइट पे आकर नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी, इसको मैं v1 लिख देता हूँ, पहला टप्पा खाने वाला। ठीक है, v1 लिख देता हूँ, h हाइट से गिर रहा है। तो हम लोग v1 को कितना लिख सकते हैं, √2gh लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं ना, v1 इज इक्वल टू √2gh लिख सकते हैं, या v स्क्वायर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोलते हैं, जब ये टप्पा खाकर ऊपर की तरफ जाएगा, जब टप्पा खाकर ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका, या वी नॉट लिख देते हैं इसको, वी नॉट, ये जो फर्स्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी बनेगा v1, कितना होगा ये आप लगा सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये आप लगा सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है हमारे पास, वो है नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है ना, उल्टा लिखते हैं बस। हम लोग लिखते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये दूर जा रहा, तो v1 के बराबर है वो, e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, v0 के बराबर है। यहां से जाएगा ये, सपोज ये h1 हाइट तक गया, इसके बाद ये वापस आएगा, टकराएगा। जब ये टकराने वाला होगा उस टाइम में फिर से इसकी रफ्तार कितनी होगी, v1 के बराबर ही होगी। टकराने के बाद ये वापस ऊपर जाएगा, तो ऊपर ये जब जाएगा तो इसकी रफ्तार v2 होगी। तो सेकेंड केस के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेकेंड कोलिजन के लिए कितना होगा, v2 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ v1 के बराबर। यानी यहां पर अगर आप देखें तो v2 इज इक्वल टू e टाइम्स, v1 की वैल्यू कितनी है, e इंटू वी नॉट, यानी कि v2 इज इक्वल टू कितना होगा, e स्क्वायर वी नॉट के बराबर। ये पता चल गया अपने को, यानी दो कोलिजन है तो दो बार है, अगर तीसरी बार का कोलिजन होता v3 होता तो हम लोग कितना लिखते हैं, e का पावर 3 इंटू वी नॉट के बराबर। यानी कि आप यहां से क्या निकाल सकते हैं कि अगर nth कोलिजन होने वाला हो, अगर nth कोलिजन होने वाला हो, vn इज इक्वल टू e का पावर n इंटू वी नॉट के बराबर, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला वेलोसिटी कितना होगा nth कोलिजन के बाद, इसका फॉर्मूला निकाल लिया आपने। अब अगर हाइट की बात करें बेटा, हाइट की बात करें तो देखो जरा सा, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाता, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच हो जाता, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया गया, है ना। तो यहां भी अगर मैं बोलूं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर, बोथ साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e का पावर ऑफ 2n
ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर। अब वी एन का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2GHN इज इक्वल टू ई का पावर 2n, और यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2GH, यानी हाइट आफ्टर nth कोलिजन कितना होगा, ये होगा ई का पावर 2n इंटू एच के बराबर। ये हो गया हमारा आंसर। तो वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन कितना होगा, ई का पावर n टाइम्स वी नॉट। हाइट आफ्टर nth कोलिजन कितना होगा, ई का पावर 2n टाइम्स एच के बराबर। ये हो जाएगा अपना आंसर। पिछला जो सवाल आपने पढ़ा था ये उसी से रिलेटेड है, एग्जैक्टली पिछले वाले सवाल से ही रिलेटेड है ये। तो आओ उसको समझते हैं कि ये सवाल कहना क्या चाहता है। सबसे पहले बोला गया कि एक बॉडी है जिसका मास m है, ये फॉल कर रहा है किसी हाइट से h ऑन द ग्राउंड। तो ये फॉल कर रहा है किसी हाइट h से ग्राउंड पे, आया, टकराया, ठीक है, आया, टकराया, तो ये है h हाइट। अब टकराने के बाद क्या होगा, ये रिबाउंड करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर से गिरेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, और फाइनली ऐसे करते करते ये रेस्ट पे हो जाएगा। तो देखो बेटा, एच से नीचे आया, यहां पर टकराने के बाद पहला ये जाएगा H1 से, और और वापस आएगा H1 से, दोनों H1 से जाएगा, H1 से आएगा, इधर H2 से जाएगा, H2 से आएगा, यहां पर H3 से जाएगा, H3 से आएगा, H4 से जाएगा, H4 से ही आएगा। मतलब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अगर इसका टोटल डिस्टेंस निकालने बोले, टोटल डिस्टेंस को डी लिख देता हूं मैं, तो क्या लिखेंगे, H प्लस 2 टाइम्स ऑफ H1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H3 डॉट डॉट डॉट। और अपने को कोलिजन के बाद हाइट का फॉर्मूला क्या पता था, ई एन इज इक्वल टू ई का स्क्वायर, एच एन इज इक्वल टू ई का पावर 2n इंटू एच। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर है h प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई का पावर 2h, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई का पावर 4h प्लस 2 टाइम्स ई का पावर 6h। अगर इसी को आप सिंप्लीफाई करें, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना आसान है, आप h को कॉमन ले लें, प्लस यहां पर मैं ले ले रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर इंटू एच, ये सब कॉमन ले ले रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई का पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो ये कैसा टर्म है बेटा, ये जीपी का टर्म है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एच प्लस 2e² एच। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग फर्स्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, है ना। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी कितना होता है बेटा, वो होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन हो तो r-1 लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, h यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो कितना आया, h 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। यही हो गया अपने आंसर। ऑलराइट, देखो बेटा इस सवाल को देखो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर किसी वेलोसिटी u से आ रहा था जिसके कंपोनेंट दिए हैं x एंड y में, ठीक है। तो टकराने के बाद vx हो जाएगा x डायरेक्शन में, और vy हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। देखो बेटा, अलोंग द वॉल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, तो अलोंग द वॉल का कंपोनेंट कौन था, vx, किसके बराबर हो जाएगा, x डायरेक्शन वाले 2 के रहेगा। vy कितना हो जाएगा बेटा, टकराने के बाद कितना हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता है, यानी vy इज इक्वल टू ई की वैल्यू 1/2 दिया है, ये है 4, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। तो vx भी कितना आया, vy भी कितना आया, 2 2 आया, यानी थर्ड ऑप्शन आ गया। इस सवाल में अपने से क्या बोल रहा है कि एक न्यूट्रॉन है जो कि जा रहा है किसी वेलोसिटी v से,
और इलास्टिकली जाकर टकरा रहा है न्यूक्लियस से जिसका मास नंबर ए है, जाकर टकरा है। तो ऑब्वियसली ए बहुत ज्यादा बड़ा है ना। और आपसे पूछा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी रिटेन बाय द न्यूट्रॉन, बताइए। तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी अगर लिखा जाए, के आई लिखा जाए, तो कितना होगा, वो होगा हाफ इसका मास 1 वी स्क्वायर के बराबर। अगर इसके लिए लिखा जाए टकराने के बाद कितना वेलोसिटी हो रहा है, तो टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, चलो उसको लिखते वी आई इज इक्वल टू, अपने को पता है क्या, m1 माइनस m2, पता है ना अपने को कि अगर 1 का 2 के साथ कोलिजन हो रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसे, 1 का 2 के साथ कोलिजन लग रहा, तो 1 माइनस ई टाइम्स ऑफ m2 यानी डिवाइडेड बाई सम ऑफ द मास 1 प्लस ए इंटू वी के बराबर। ठीक है, कहां से आया सर, ये वाला फॉर्मूला जो आपको कल मैंने याद करवाया था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी। ठीक है, ये अब इन दोनों को, ये अपने को क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा कि फाइनल इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी आई का स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, बोला है टोटल फ्रैक्शन एनर्जी रिटेन, मतलब डेल्टा के अपॉन क्या, के का स्क्वायर। तो डेल्टा के निकाल लो, डेल्टा के कैसे निकालोगे, डेल्टा के अगर आपको निकालना है तो के फाइनल माइनस के इनिशियल आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आप के कर देना, डिवाइडेड बाई आप के कर देना, तो इसको डिवाइड बाई के करना, अपना आंसर मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आप आसानी से निकाल सके। ठीक है, ट्राई कर लीजिए, अब मिल जाएगा ये। देखो बेटा, इस सवाल को देखो और सिंप्लीफाई करो। इस सवाल में अपने से बोला है, इस सवाल में अपने से बोला है कि एक स्फेयर है जिसका मास m है, ये मूव कर रहा है किसी स्पीड u से। तो एक स्फेयर है जिसका मास m है, ये मूव कर रहा है किसी स्पीड u से, ये जाकर किसी दूसरे अनदर स्फेयर सेम मास से जाकर टकरा रहा है जो कि रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है। मतलब if e is the coefficient of velocity, coefficient of restitution, then the ratio of velocity of the two sphere after the collision। तो अपने को पता है v1 कितना होगा, हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला था वो आपको हमेशा काम आएगा। तो वो फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस ई टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। u2 तो कुछ है नहीं तो यहाँ पर 0। दूसरा क्या था, v2 इज इक्वल टू, u2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, प्लस क्या था 1 प्लस ई m1 u1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द मास। अब अगर m1 m2 सब कुछ सेम है तो, क्योंकि क्योंकि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m है और u2 की वैल्यू 0 है, तो v1 कितना होगा, वो होगा 1 माइनस ई इंटू यू डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। v2 कितना होगा, वो होगा 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू के बराबर। जब आप रेशियो ऑफ वेलोसिटी ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, v1 बाई v2, खुद ही कर लो, अपना आंसर आ गया कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए इसमें बोल रहा है, इस सवाल में बोल रहा है एक बुलेट है जिसका मास m है, वेलोसिटी u है, ये जाकर एक किसी बड़े ब्लॉक से जाकर टकराता है जिसका मास है m, और इसी में रह जाता है टकराने के बाद, मतलब फाइनली दोनों बुलेट और ये साथ साथ रह जाते हैं। तो लॉस इन एनर्जी, इनिशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर। फाइनल एनर्जी के लिए वेलोसिटी होना चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू वी, इसकी रफ्तार 0 थी तो लिख सकते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा m इंटू यू डिवाइडेड बाई m प्लस m। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, वो हो गया हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर, वी है क्या हमारे पास m स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस m का होल स्क्वायर। अब इसको आप, क्या आपसे पूछ रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। बस इतना सिंपल है ये। फर्स्ट सवाल में अपने से बोल रहा है पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसका मास m, और उसकी मास की वैल्यू दे दी है 0.2 kg। ये मूव कर रहा है किसी
फोर्स के अंदर जिससे पावर दिया गया है इसको 0.5 वैट, 0.5 वैट के बराबर दिया गया है। तो अ पार्टिकल इफ इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो, देन काइनेटिक एनर्जी बताना। अपने को पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैं बोल सकता हूँ अपॉन चेंज इन टाइम बोल सकता हूँ। रेट ऑफ डूइंग वर्क था, वर्क इज काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए अपने को हाफ mv²। इनिशियल तो जीरो था, अब स्पीड निकालना है। पावर की वैल्यू 0.5 इंटू 5, पॉइंट को हटा कर लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू हाफ। ये 0.2 kg तो 0.2 kg इंटू v²। पॉइंट को हटा दिया तो यहाँ पे 10, 10 ने 10 को उड़ा दिया, 2 ने 2 को उड़ा दिया, v की वैल्यू आ गई 5। ये आ गया फोर्थ क्वेश्चन। आओ अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, अगला सवाल क्या बोल रहा है समझते हैं उसको। कि कंसिडर्ड अ इलेक्ट्रिकल शेप रेल है जो कि P से चलकर Q पे जा रहा है ना। इसका ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। बोल रहा है एक 1 kg के मास को आप यहां से लेकर यहां तक जाते हैं, तो ले जाने में जो फोर्स लग रहा है वो दिया है 18 न्यूटन। ठीक है, अलोंग द PQ लाइन, इस लाइन से। अब इस लाइन का डिस्प्लेसमेंट अगर ये 3 है, ये 4 है, तो अपने को पता है ये 5 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द फोर्स अपने पास निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा बोल रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, n टाइम्स ऑफ 10 जूल के बराबर होगा। चलो देखते हैं। तो वर्क डन हो रहा है P से Q जाने में, कितना हो रहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर देखा जाए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट है 5, फोर्स है, वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। हमसे काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है कितना होगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। मास दिया है 1 kg का, फोर्स लगाया था 18, तो 18 इंटू 5 ये हो गया, प्लस m की वैल्यू mgh, m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है हमारे पास कितना, h की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये 40 है या 18 25 90 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 40 इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर आया, 50 के बराबर आया। यानी ये कितने के बराबर है, 5 इंटू 10 के फॉर्म में है। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। देख बेटा, ये सवाल अपने से क्या बोला है, वर्क डन निकालना है अपने को, है ना। वर्क डन क्या दिया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटीग्रेट। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ये एक सवाल है, बस इंटीग्रेशन कर देना है अपने को। कितना हो जाएगा, ax² अपॉन 2, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा b टाइम्स x³ बाई 3। लिमिट रख देना अपने को 0 से लेकर l तक, तो कितना आ जाएगा al² अपॉन 2 प्लस bl³ बाई 3। ये आ जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल में अपने से मास इस सवाल में अपने से मास दिया है जिसकी वेलोसिटी कुछ 2 है, स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करता है इस ऑब्जेक्ट से, और उसके बाद दोनों साथ मूव करने लगते हैं। तो एनर्जी लॉस कितना हुआ, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिया जाए तो वो कितना होगा, वो होगा हाफ इंटू 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर। यानी आई गेस ये तो 1 ही आ रहा है, 2 का स्क्वायर, तो ये 1 आ रहा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब बोल रहा है क्या, पहले जो ब्लॉक चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, तो m इंटू वी प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, m प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश। वी डैश की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, तो निकाल लेते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में कौन सा 2 चल रहा था, 0.2, 0.5 है। 0.5 का मास 2 से चल रहा था, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मास 1.5 है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये आ जा रहा है, यहाँ से 3 आ जा रहा, यानी ये 2/3 आ रहा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सम ऑफ द मास वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ द मास अपने को निकालना है, तो हाफ इंटू 1.5, 1.5 इंटू v², यानी 2/3 इंटू 2/3। ठीक है, इसको पॉइंट हटा देते हैं तो ये 10 हो जाएगा। एक 2 से एक 2 चला गया, एक 3 से, एक 3 से 2 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/3 आ गई। यानी ये 0.333 के बराबर है। अब क्या बोल रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। इनिशियल था 1, फाइनल है 0.33, यानी कितना आ गया, ये 0.67 के बराबर आ गया।
ये हो गया हमारा आंसर।